तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो हमने कल किया था, डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे थे हमने अपने डेटा को ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, डेटा हमारा बेसिकली रेडी था मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। अब ना ट्रेनिंग वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि हम एक्चुअली अपने मॉडल्स को ट्रेन कैसे करते हैं। अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैंने इन्फ्रेंशियल साइट्स के टाइम पे भी बताया था कि हम अपने डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। कुछ पार्ट पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं, बचे हुए पार्ट पे हम मॉडल की टेस्टिंग करते हैं, है ना। सो इस कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा डेटा प्रिपेयर हो गया था, इसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। कोड लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई रन ऑल कर देना। जैसे जैसे पहले तो हम क्या करते थे कि बस सबसे पहले वाला जाके एक बार रन कर दिया और हो गया। अब हमें ये नहीं करना है, हर एक क्लास के अंदर हम रन ऑल किया करेंगे ताकि जितना भी कोड हमने लिखा है सारा रन हो जाए। ठीक है, तो एक बार आप रन ऑल कर दो, वही सेम चीज। ठीक है, एक बार आप रन ऑल कर दो, आपके पास डेटा पूरा रिफ्रेश होकर आपके कोलैब के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। एक बार ये कर लो, लेट मी नो एंड वी विल मूव ऑन। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से पहले एक टॉपिक और है। ओके, दो चीजें बची हैं बेसिकली हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग में। एक तो जो मैंने बताया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो तो है ही है। उससे पहले फीचर एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो भी करेंगे। वह रन कर लो, रेडी हो जाओ, बताना मेरे को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। या अरे इसे थोड़ा तेज कर लो। 16 पे है, 18 पे है। चलो, ठीक है, सबको रन कर लो, एक बार रेडी हो जाओ तो बताना। हाँ, उसको ना मतलब या तो आप एक एक करके रन कर लो या फिर ऊपर हमारे पास रन ऑल का ऑप्शन भी होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला रन ऑल का ऑप्शन होता है, वो भी रन कर लेना। क्या हो गया, एरर है? लास्ट लाइन देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। मेंबर ऊपर वाली लाइन में भी डेटा है इसके। ठीक है, वो भी फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। जो इसकी ऊपर वाली लाइन है, ये वाली डेटा इक्वल टू डीएफ, सिर्फ डीएफ डॉट नहीं है। पहले मैंने डीएफ डॉट लिखा था सिर्फ, फिर आपने डेटा इक्वल टू डीएफ डॉट कर दिया था। इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और हम एक बार एक बेसिक मॉडल ट्रेन करना सीख जाए, फिर हम क्लास के अंदर लाइक 15-20 मिनट्स, आधा घंटा और नई चीजें सीखा करेंगे और साथ साथ प्रोजेक्ट बिल्ड करना भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एक चीज जो हम प्रोजेक्ट पे जिस पे वर्क करने वाला है, दैट इज बेसिकली फेस डिटेक्शन। ठीक है, अब फेस डिटेक्ट करने, सो यू विल रिक्वायर यहाँ पे डमीज, DUMMIES।
हाँ मैं बता रहा था, जो हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, वो हमारा फेस रेशियो का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब उसके अंदर ना हमारे लैपटॉप का कैमरा यूज होता है। ओके। तो जो हम नया पार्ट सीखेंगे, मतलब एक दो क्लास बाद की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं, बट जो हम नया पार्ट सीखेंगे वो हम कोलैब के ऊपर किया करेंगे। जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे वो हम अपने वीएस कोड के अंदर करेंगे। बट क्योंकि मैंने दिक्कत बताई थी कि भाई जो मॉडल ट्रेनिंग वगैरह वाला पार्ट है वो नॉर्मल हमारे सिस्टम से बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो हम मॉडल को ट्रेन कोलैब पे करेंगे, उसको यूज हम अपने सिस्टम पे किया करेंगे। ठीक है ना। तो पूरा सेटअप बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है। बट अभी के लिए हम बेसिक मॉडल ट्रेन वगैरह करना सीखते हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने एनकोडिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। अब उसके बाद जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। हमारा सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अब जो मेरा डेटा है उसके अंदर जो चीज मेरे को प्रिडिक्ट करनी है और जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है, दोनों ही है। मेरा जो मेन डेटा है उसके अंदर जो मेरे को प्रिडिक्ट करना है और जिसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है, दोनों ही पार्ट एक ही डेटा के अंदर है। तो मेरे को ना उनको अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है। जो चीज प्रिडिक्ट होने वाली है वो अलग और जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन होना है वो अलग। ठीक है। तो इसी को मैं फीचर एक्सट्रैक्शन बोलता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम सर्वाइवल रेट प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि भाई अगर मैं अपने मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स दे दूं तो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर पाएगा कि भाई इस पर्सन का सर्वाइव करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। ये है हमारा गोल। तो इसके लिए हमें सर्वाइव वाला जो कॉलम है उसको अलग करना है और बाकी डेटा को अलग रखना है। तो बता देते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ फीचर एक्सट्रैक्शन की। ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन में होता क्या है कि ये भी अगर तुम अपना डेटा देखोगे तो इसके अंदर जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी है वो और जिस चीज के बेसिस पे उसे प्रिडिक्ट करना है वो सब कुछ मिक्स है। एक ही डेटा है हमारे पास बेसिकली, है ना, सब कुछ उसी में है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई जो सर्वाइव वाला कॉलम है ना वो हमें प्रिडिक्ट करवाना है मॉडल से, और जो बाकी कॉलम्स है उनके बेसिस पे प्रिडिक्शन होएगा वो। ठीक है। तो अभी एक ही डेटा के अंदर है ये। अब एक ही डेटा के अंदर तो काम बनेगा नहीं मेरा, क्योंकि जो प्रिडिक्शन करवाना है जिसके बेसिस पे करवाना है वो अलग अलग होना चाहिए मेरे पास। तो भाई इसी कंसेप्ट को फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि भाई मैं जो सर्वाइव वाला कॉलम है ना उसको अलग कर दूंगा और बाकी कॉलम्स को अलग कर दूंगा, ताकि मैं अपने मॉडल को एक्स और वाई दे पाऊं। याद है एक्स और वाई बताया था मैंने। एक्स इज कि भाई जो जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन होना है और वाई जो प्रिडिक्ट होना है। तो एक्स में मेरा जो पी क्लास एज, ये सिबलिंग स्पाउस वाला पी आज वाली ये सब आएगा, और वाई के अंदर मेरा सर्वाइव्ड आएगा, है ना। इस तरीके से मैं अलग अलग इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो ये होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। एक नया कोड ब्लॉक डालते हैं और इसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरा सिंपल सा गोल है, एक के अंदर सर्वाइव का कॉलम निकालना है और एक के अंदर उसको डिलीट करना है। तो मैं एक्स ले लेता हूं पहले। ठीक है। अब करने के लिए मैं डीएफ के अंदर सीधे से सर्वाइव का कॉलम दे सकता हूँ। अच्छा ये तो वो है ना जिसके बेसिस पे करना है। तो इसमें से हमें जो हमारा मेन डेटा सेट है उसके अंदर सर्वाइव का कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, है ना, जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो वाला पार्ट है ये एक्स। तो इसके अंदर से हमें जो डेटा है उसके अंदर सर्वाइव का कॉलम डिलीट करके इसके अंदर डालना है। राइट। तो वो करेंगे। अब सिंपल होता है उसके लिए, हमारे पास डेटा एनकोडेड के अंदर हमने सेव कर रखा है डेटा। तो विल डू डेटा एनकोडेड, जूम करना बता देना मेरे को, ठीक है। डॉट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब से डिलीट करना है हमें, ठीक है। और डिलीट क्या करना है हमें, सर्वाइव्ड। ठीक है। हाँ नहीं, ज्यादा करने तो हम इसे लिस्ट बनाते हैं ना, फिर वो कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट देते हैं पूरी। मतलब कॉलम्स इक्वल टू नहीं भी करोगे वो तब भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, सर्वाइव्ड। और इसके अंदर ना एक चीज और दूंगा मैं, इज कॉल्ड एक्सिस इक्वल 1। एक्सिस की वैल्यू दूंगा। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि भाई जो मैं एक कॉलम दे रहा हूं ना, जो मैं डेटा बना रहा हूं, ये मेरे एक्स एक्सिस पे है और उसको मैं एक्सिस 1 बोलता हूं। बेसिकली मैं बता रहा हूं कि जितना भी मेरा ये डेटा है उसको सिंगल एक्सिस में कंप्राइज करना है मेरे को। ये हमें विजुअली चीज समझ नहीं आएगी, और आप इसे इमेजिन करना चाहोगे तो समझ नहीं आएगा। बट इसको ना आप इस तरीके से इमेजिन करो कि भाई एक्स इज इक्वल टू 1 लिखने से मैं एक्स एक्सिस पे चार पांच कॉलम जो है वो सारे एक एक्सिस के ऊपर डाल रहा हूं।
वैसे तो एक कॉलम एक एक्सिस पे आता है, बट जो एक्स है मेरा उसके अंदर तो मल्टीपल कॉलम्स है, सिर्फ सर्वाइवल वाला डिलीट हुआ, बाकी सारे कॉलम्स है ना। तो उन सबको कंप्रेस करके एक्सिस पे डाल रहा हूं, इसलिए मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेंशन करना होता है। इससे हमारा सॉरी इससे हमारा एक्स निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं वाई, तो विल डू वाई। ठीक है, अगेन डेटा एनकोडेड में से इसके अंदर हमें सिर्फ सर्वाइव लेना है, राइट। इसके अंदर हमें सिर्फ सर्वाइव लेना है, तो मैं सिंपली सर्वाइव लिख सकता हूं यहाँ पे। क्या याद है डेटा फ्रेम में से हम एक कॉलम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बस वो एक कॉलम निकाल दिया। ठीक है ना, मेरे पास एक्स और वाई अलग अलग प्रिपेयर हो गए। ठीक है, इसको भी रन कर लो एक बार। क्या हुआ, मैंने स्पेलिंग कर लिखी है शायद से। अच्छा, एस छोटा है, सॉरी, एस कैपिटल कर दिया है। ठीक है, बस मेरा एक्स और वाई के अंदर मेरे जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करनी है वो, और जो प्रेडिक्ट करना है वो सेव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ही डेटा है, हमारे पास एक्स्ट्रा फालतू डेटा बड़ा नहीं है, मेरे को अपना पूरा मॉडल इसी के ऊपर ट्रेन करना है, और फिर मेरे को अपने मॉडल की टेस्टिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी मेरे पास सेम ही डेटा है ना। अब अगर मैं 100% ऑफ द डेटा के ऊपर ट्रेनिंग दे देता हूँ अपने मॉडल को, और फिर 100% के ऊपर टेस्टिंग कर लेता हूँ, तो इश्यू ये आता है कि भाई जो मेरा मॉडल है ना, उस डेटा के लिए तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। जो ये वाला डेटा एग्जैक्टली ये वाला डेटा है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, 98-99% की एक्यूरेसी देगा। बट जैसे ही इसके पास फिर रियल वर्ल्ड का डेटा आएगा ना, कुछ और डेटा आएगा इससे हटके, उसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको ना बायसनेस कहते हैं, कि भाई हमारे जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर ना बायसनेस आ जाती है, अगर हम जिस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया है उसी के ऊपर टेस्टिंग भी करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम फिक्स कैसे करते हैं, हम अपने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एक पार्ट हम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, और दूसरे पार्ट हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब जो स्प्लिटिंग होती है रेशियो में होती है, कि भाई 80% ट्रेनिंग के लिए रख लिया, 20% टेस्टिंग के लिए रख लिया, या 50-50 कर लिया है, जो भी है रेशियो के ऊपर होता है। ठीक है, एंड रिमेंबर, हमेशा ज्यादा डाटा ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, कम डाटा टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसका आपको एक स्टैंडर्ड रेशियो बता दूं ना, कि भाई यूजुअली किस रेशियो में स्प्लिट किया जाता है, तो यूजुअल रेशियो होता है 80-20। 80% डेटा पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 20% पे मैं टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है ना। अरे एक बार हटा दो ना, 2 मिनट के लिए हटा दो। अरे उसने अभी उठाया, मेरे सामने उठाया उसने अभी अभी। ठीक है ना, समझ आया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कंसेप्ट। गाइस, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कंसेप्ट समझ आया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट समझ आया, नहीं आया। हाँ, वो सुनोगे तो समझ आएगा। बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कंसेप्ट क्या है, कि भाई मैं अपने डेटा में, मॉडल में दो पार्ट है, एक मेरे को इसको मॉडल को ट्रेन करना है, और फिर मॉडल को टेस्ट करना है। बेसिकली ना आप एक मॉडल को एक स्टूडेंट की तरह लेके चलो। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल के टाइम पे बताया था वही है। देखो, एक मॉडल को ना आप एक स्टूडेंट की तरह लेके चलो। ठीक है, जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दो चीजें करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं उसको चीजें पढ़ाऊंगा, उसको सिखाऊंगा, देन उसका टेस्ट लूंगा, कि भाई जो मैंने सिखाया है वो मेरा स्टूडेंट सीख भी पाया या फिर नहीं, है ना। अब मान लो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1+1 पढ़ाया कि 1+1 2 होता है, तो मैंने जो मेरा पढ़ाने का गोल था वो एडिशन सिखाने का गोल था, कि भाई ऐड कैसे किया जाता है। बट अगर मैं पढ़ाया भी 1+1 है, और फिर उससे टेस्ट में पूछ भी 1+1 ही लू, तो उस कंसेप्ट थोड़ा सीखा उसने, वो तो रट्टा मान लेगा क्वेश्चन का। समझ रहे हो, तो ये दिक्कत होती है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन ही 1+1 बचेगा, तो ये दिक्कत आएगी मेरे को, है ना। या फिर दो क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 1+1 2 बता दिया और 2+2 4 बता दिया। ठीक है,
अब मैंने दोनों चीजें बता दी, दोनों ही चीजें टेस्ट में पूछ ली, तब तो 100% स्कोर कर लेगा स्टूडेंट। सिंपल कंसेप्ट है ना, याद करके आ गया वो। बट अगर मैं 1+1 सिखा दूं और 2+2 पूछ लूं, तो उसको कंसेप्ट देखना पड़ेगा ना कि एडिशन कैसे हो रहा है। तो वही सेम कंसेप्ट है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। ठीक है, कि भाई मैं अपने मॉडल को 100% ऑफ द डेटा के ऊपर ट्रेन करके 100% ऑफ द डेटा के ऊपर टेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बायस आ जाती है, मेरा मॉडल ना याद कर लेता चीजें। ठीक है, तो जैसे ही कोई रियल वर्ल्ड डेटा उसके पास आएगा, वो उसमें फेल हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने जो डेटा है मेरा, उसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ट्रेनिंग के लिए, एक पार्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वैसे तो जो ये स्प्लिटिंग आप किसी भी रेशियो में कर सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो, 60-40 भी कर सकते हो, 70-30 भी कर सकते हो, जिस मर्जी रेशियो में करो। बट एक ना स्टैंडर्ड रेशियो है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो है 80-20 का रेशियो। 80% पे ट्रेनिंग देता हूँ, 20% पे टेस्टिंग करता हूँ। ये होता है मेरा कंसेप्ट ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब मेरा डेटा पूरा प्रिपेयर्ड है, एक्स वाई सब कुछ रेडी है, मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, एक नया कोड ब्लॉक डाल लिया मैंने, इसके अंदर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करूंगा। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ना अब देखो, मेरा जो डेटा है, मान लो 100 रोज है मेरे पास, मेरे को 80-20 में स्प्लिट करना है। तो मैं ना सिंपली ऐसे नहीं कर सकता कि भाई शुरुआत की 80 रो अलग कर दी, लास्ट की 20 रो अलग कर दी। मेरे को 80-20 में स्प्लिट करना है, इतना समझ आया था। 80% अलग करना है, 20% अलग करना है, डेटा इतना तो समझ आया था, है ना। अब मैं ना ऐसे नहीं कर सकता, मान लो 100 रोज है तो शुरुआत की 80 अलग कर दी, लास्ट की 20 अलग कर दी। ठीक है, इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई मेरे डेटा के अंदर अलग अलग वेराइटी होगी डेटा की, है ना। कोई डेटा बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा, कोई डेटा बहुत ज्यादा वेग होगा। ठीक है, किसी पे किस फैक्टर का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी पे किसी फैक्टर का कम इंपैक्ट पड़ रहा है। बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएबल्स है। तो अगर मैं 80 अलग कर दिया, शुरुआत का 20 अलग कर दिया, मान लो कोई ऐसा फैक्टर था जो लास्ट की 20 में ही एग्जिस्ट करता है, शुरुआत की 80 में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा मॉडल तो उस फैक्टर को समझ ही नहीं पाएगा। यानी पॉइंट। तो मेरे को हर एक फैक्टर इक्वली स्प्लिट हो दोनों में, इस तरीके से करना होता है। बात समझ आ रही है। मतलब मेरा जो डेटा है वो तो 80% और 20% में स्प्लिट होगा, बट जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो 50-50 स्प्लिट होने चाहिए। आया समझ? पक्का? लग रहा है डाउट है। वेरिएबल्स नहीं, इफेक्ट्स। इसको मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, 100 रोज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, 100 रोज की बात कर रहे हैं। अब 100 रोज को मेरे को स्प्लिट करना है, 80 रोज अलग, 20 रोज अलग। ठीक है, और मान लो इसके अंदर ना मेरे पास जो मेजर इफेक्ट्स हैं, जो मेजर पैटर्न्स हैं, वो हैं लेट्स से 10। ठीक है, 10 मेजर पैटर्न्स हैं, इनको मैं इफेक्ट्स बोलता हूँ, 10 इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो 10 इफेक्ट्स हैं, इसमें अगर मैंने शुरुआत की 80 रोज अलग कर दी, लास्ट की 20 रोज अलग कर दी, इस तरीके से स्प्लिट किया अगर मैंने, तो क्या होगा कि भाई 10 के 10 80 में जा सकते हैं, इसमें कोई भी इफेक्ट ना बचे। पॉसिबल है। या फिर 10 में से 2 ही 80 में आए, बाकी 8 के 8 इसमें आ गए। तो ये इशू है, ये इशू है ना, ये इशू है। तो मेरे को ना इसको इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ता है कि भाई जो ये 10 इफेक्ट है ना, 10 के 10 इफेक्ट इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे। ठीक है, इतना समझ आया। तो मेरे को ना जो ये फैक्टर है, इसमें सेम रखने होते हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट एज इट इज, इसके अंदर भी 10 आने चाहिए और इसके अंदर भी 10 आने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आप बोलोगे भाई 10 इफेक्ट है, 10 के 10 इसमें आ गए तो 10 इसमें कैसे आ जाएंगे, है ना। तो ये इफेक्ट ना पैटर्न है एक्चुअली। ठीक है, मान लो 5 रोज मिलके एक इफेक्ट बना रही है, या 10 रोज मिलके, फॉर सिंपलिसिटी 10 रोज मिलके एक इफेक्ट बना रही है। तो उस 10 में से
5 इसमें डाल दी, 5 इसमें डाल दी, तो वो इफेक्ट इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, एक इफेक्ट 10 रोज में दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अगर मैं एक इफेक्ट की बात करूं, सीन इन 10 रोज, एक इफेक्ट है जो मेरे को 10 रोज में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इन 10 रोज को क्या करूंगा, 5 रोज इसमें डालूंगा, 5 रोज इसमें डालूंगा, ताकि जो ये मेरा इफेक्ट है ये इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए। समझ आया? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसी तरीके से मेरे को 10 के 10 इफेक्ट्स को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि भाई 10 इफेक्ट इसमें भी दिखे, 10 इफेक्ट मेरे को इसमें भी दिखे। ठीक है, 80% मैं ले रहा हूं ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बुझाया? अब देख रहे हो, मतलब मैथमेटिकली अगर तुम इसको समझो तो काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ये। तुम्हें 80% और 20% अलग अलग करना है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो मैं 100 में से 80 रोज अलग कर दी, 20 रोज अलग कर दी। बट जो इफेक्ट साइजिंग आती है, तो ये इफेक्ट साइजिंग आ रही है, ये चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है कि भाई मैं कैसे देखूंगी कौन सा इफेक्ट कितनी रोज पे आ रहा है, उन रोज को मेरे को यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, बट स्टिल रेशियो 80-20 का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ना एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है। इसको मैं चाहूं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से मैं लाइक पेन पेपर पे या मैन्युअली भी कर सकता हूं, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, क्योंकि मान लो 100 रोज की बात कर रहा हूं, बट एक्चुअल डेटा में 100 रोज छोड़ना होती है, हजारों लाखों करोड़ों रोज होती है, उन पे तो मैन्युअली नहीं करूंगा ना। 100 रोज पे चलो मैं फिर भी एक बार को मैन्युअली कर लूंगा, 1-2 घंटे लगेंगे मेरे को, है ना? बट हजारों लाखों पे तो मेरे को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा इस चीज को। तो इसको हम एक एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। ठीक है, याद है जो हमने एसक्यूएल यूज किया था, एसक्यूएल इंपोर्ट किया था, हाँ, साइकिट लर्न, उसके अंदर मेरे पास एक एल्गोरिथम होती है जिसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के नाम से ही बोलते हैं उसे, तो मैं सबसे पहले वो इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अपना। ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं। आई विल डू वन मोर थिंग कि देखो वैसे तो ये मतलब जरूरी नहीं है, बट इसको ना बाय को मैं छोटा किया है, बस जो मैंने कैपिटल बाय लिया था उसको स्मॉल बाय में लिया है, क्योंकि यूजुअली ना मैक्स को कैपिटल में लेता हूँ, बाय को स्मॉल में लेता हूँ, सो उस हिसाब से किया है उसने। ठीक है, वैसे तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपने कैपिटल बाय लिया है तब भी टोटली फाइन है वो, बस ये स्टैंडर्ड ऐसे दिखाया जाता है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 4 वैरायटी आएंगी, एक्स है और वाई है, मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, दोनों दो दो में डिवाइड होंगे, एक्स में भी ट्रेन और टेस्ट वाला पार्ट निकलेगा, वाई से भी ट्रेन और टेस्ट वाला पार्ट निकलेगा, तो मेरे 4 वेरिएबल हो गए, एक्स का ट्रेनिंग वाला डेटा, एक्स का टेस्टिंग वाला डेटा, वाई का ट्रेनिंग वाला डेटा, वाई का टेस्टिंग वाला डेटा, 4 पार्ट हो गए ना। तो 4 वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, आई विल डू एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। अब मैं कॉमा कॉमा करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला है ना, वो एक साथ चारों वेरिएबल मेरे को आउटपुट देता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कॉमा कॉमा करके कर लूंगा सिर्फ, एक्स ट्रेन एक्स टेक्स्ट, देन वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। क्या कह रहे हो? अब इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर मेरे को सबसे पहले डेटा देना है, सो एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसके बाद मेरे को टेस्ट साइजिंग देना है, टेस्ट साइज मैंने दिया 0.2, टेस्ट साइज 0.2 देने का मतलब समझ आया? ये तो मैंने वेरिएबल दिए, क्योंकि एक्स और वाई दो है मेरे पास डेटा में, है ना, दोनों को मेरे को ट्रेन टेस्ट में करना था दोनों को, तो 4 वेरिएबल आएंगे ना आउटपुट।
एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, है ना। अब वो तो मैंने चारों वेरिएबल डिफाइन करे हैं, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, उसको डेटा दे दिया कि एक्स की और वाई का डेटा दे दिया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 लिखा है। ये समझ आया? नहीं समझ आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो ट्रेन टेस्ट साइज मैंने 0.2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, टेस्ट साइज 0.2 देने का मतलब है कि भाई जो टेस्टिंग का डेटा है ना, 20% ऑफ डेटा मैं टेस्टिंग को दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ 80% मेरा ट्रेनिंग के लिए जाएगा, है ना। इससे मैं कंट्रोल करता हूँ कितना डेटा मैं टेस्टिंग को दे रहा हूँ, बाकी बचा हुआ मेरा ट्रेनिंग के लिए जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है कॉल्ड, हाँ ट्रेन साइज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, बस यूजुअली टेस्ट साइज दिया जाता है क्योंकि टेस्ट साइज छोटा होता है ना, ठीक है। अब होता है इसका रैंडम स्टेट, लेट्स से दीजिए 42, ठीक है। कोई गेस करना चाहेगा रैंडम स्टेट क्या है? कोई भी गेस करो, क्या हो सकता है इसका मतलब, तुम भी कर लो। इसने मैं इसका ये कोड कंप्लीट कर देता हूँ, गेस करो, ठीक है। और ट्रेनिंग वाले का साइज देख लो ना, मैं बस किसका साइज देखेंगे। Um, why is not defined? Shit, कर देंगे। ठीक है, गेस किया किसी रैंडम स्टेट क्या है? पैरामीटर तो है ही, ये पैरामीटर कंट्रोल क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये पैरामीटर, इसका काम क्या है? जैसे टेस्ट साइज समझ आया आप लोगों को, टेस्ट क्या, टेस्ट स्प्लिट, नहीं टेस्ट साइज तो पता लगा आपको कि मैं 20% अलग कर रहा हूँ। हाँ, इफेक्ट नहीं, अलग मतलब है इसका, तो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। और रैंडम स्टेट का मतलब क्या है, अब देखो सिनेरियो इमेजिन करो कि तुम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हो, है ना। एल्गोरिथमिकली मेरा जो ट्रेनिंग का डेटा है और टेस्टिंग का डेटा है वो अलग अलग हो रहा है ना। अब मैं अगर इसको 5 बार रन करता हूं, तो जरूरी थोड़ी ना ये पांचों बार में जो ट्रेनिंग का डेटा है वो एग्जैक्टली सेम रोज आएंगी, जरूरी नहीं है ये चीज। कोई मतलब मान लो जैसे 5-5 वाला मैं एग्जांपल दिया था, ये 5 रोज इधर आ गई, ये वाली 5 रोज इधर आ गई, तब भी मेरा इफेक्ट साइजिंग वाला सेम ही रहेगी, है ना। ट्रेन स्प्लिट रैंडम हो गया, मतलब एक तरीके से रैंडम मान लो, है ना। इससे प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया, उसकी एक्यूरेसी लास्ट में आएगी 68%, मेरे को अपना डेटा को फिक्स करके दोबारा ट्रेन करूंगा, दोबारा स्प्लिट होगा, है ना। और मैं दोबारा स्प्लिट किया तो डेटा ही चेंज हो गया, तो मैं उस मॉडल पे इंप्रूव थोड़ा ना कर रहा हूं, तो एक नया मॉडल ट्रेन हो रहा है, गेटिंग अ पॉइंट। जैसे मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया, उसकी एक्यूरेसी ना बहुत कम आई, मान लो 20% की एक्यूरेसी दे रहा है वो मेरे को, है ना। तो मेरे को अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, दोबारा ट्रेन करूंगा तो दोबारा स्प्लिट होगा डेटा, है ना। अब जब मैंने बताया कि भाई जब स्प्लिटिंग हो रही है तो डेटा सेम स्प्लिट नहीं हो रहा है, अलग अलग स्प्लिट हो रहा है, तो भाई दिक्कत क्या आ रही है कि भाई जो मेरे को अपना 20% को बढ़ाना था, गोल तो मेरा वो था कि 20% को बढ़ा लू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब डेटा ही उसका चेंज हो गया तो एक मॉडल ही नया ट्रेन हो रहा है, उसी मॉडल को दोबारा थोड़ा ट्रेन कर रहा हूं मैं,
मॉडल नया ट्रेन हो रहा है मेरा, वो मेरे को कुछ भी रैंडम एक्यूरेसी दे सकता है। तो मैं रैंडमली अपनी एक्यूरेसी थोड़ा ना बढ़ाऊंगा, स्ट्रेटेजिकली बढ़ाऊंगा ना, कि बढ़ती चली जाए मेरी एक्यूरेसी। ऐसे पता लगा मैंने कोई मॉडल अचीव किया कि भाई 80% एक्यूरेसी दे दी, अगली बार मैंने उसको सोचा कि और एक्यूरेसी बढ़ा लेता हूँ, वो 20% पे गिर गया। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, हमें कंट्रोल मैनर में एक्यूरेसी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो मेरे को ना जो ट्रेन और टेस्ट का स्प्लिट है वो हमेशा एग्जैक्ट सेम चाहिए। जो रोज पहली बार ट्रेनिंग में आई थी वही रोज दोबारा ट्रेनिंग में आए, ये चाहिए होता है मेरे को। ठीक है। तो रैंडम सेट क्या करता है, एक नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, जरूरी नहीं है 42 दोगे, ठीक, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, बट वो नंबर आपके डेटा के साथ लिंक हो जाता है। तो जब भी आप मैं 42 के साथ दोबारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रन करूंगा ना, तो वो एग्जैक्टली सेम रोज ट्रेनिंग में डालेगा और एग्जैक्टली सेम रोज टेस्टिंग में डालेगा। गेटिंग अ पॉइंट। मैं इसको बाद में आके भी कभी रन करूंगा तो जो रोज अभी रन करने में इसने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाली है ना, वही सेम रोज है, मैं 10 दिन बाद भी आके रन करूं और रैंडम स्टेट 42 ही दी है, सो वही सेम रोज है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डालेगा तब भी। 42 चेंज करें तो फिर वो नया कुछ आएगा। हाँ, रैंडम स्टेट जब भी आप रन करोगे सेम रखना पड़ेगा। नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी दो डिजिट नंबर चलता है, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। मतलब देखो, वैसे तो आप 3 डिजिट का, 10 डिजिट का, जितने मर्जी बड़ा नंबर रख सकते हो, बट द पॉइंट इज आप जितना बड़ा नंबर रखोगे ना, उसकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, तो फिर वो ज्यादा टाइम लेगा। सो 2 डिजिट का नंबर इज मोर देन इनफ। एक का रखोगे तो रैंडम स्टेट मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है, वो डेटा को स्प्लिट ही नहीं कर पाता है सही से। ठीक है, तो दो, मतलब ये स्टैंडर्ड मान लो इसे, ठीक है, कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर रखो, इट्स मोर देन इनफ। और सबसे बेस्ट रिजल्ट 42 देता है, इसलिए मैं 42 यूज करता हूँ। इसमें भी ना ये होता है कि भाई डेटा मेरा एक्जैक्टली सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंडम स्टेट थोड़ा बहुत डिफरेंस स्टिल कॉज करती है, वो एक्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, इन द वेरी बेस लेवल एक दो रोज का डिफरेंस फिर भी आ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैं 42 इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैंने जितना भी अब तक काम किया है इस पे, 42 मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो 42 यूज करता हूँ, आप कुछ भी रखो। अभी इस वाले मॉडल के तो इट विल नॉट इवन मैटर। 2 डिजिट का प्रेफर करना। हाँ, मतलब 10 से लेके 99 तक कुछ भी दे दो। ठीक है, अब जैसे आप अभी जिस नंबर के साथ रन करोगे ना, अगली बार जब अगर हमें इसे रन करना पड़ा तब भी हम सेम नंबर के साथ रन करेंगे, बस ये याद रखना। ठीक है ना। हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिटिंग भी कर ली। ठीक है, जब मैंने शेप प्रिंट करी तो देखो 712 रोज मेरी ट्रेनिंग के लिए हो गई और 179 रोज टेस्टिंग के लिए स्प्लिट कर दिया उसने, है ना। ये तो वो कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स ना, नंबर ऑफ कॉलम तो दोनों में सेम ही रहेंगे। नहीं नहीं, हमने एक्स पे किया ना, तो एक्स में सर्वाइव हटा दिया था हमने, तो 8 बचे ना। ठीक है, कई सारे कॉलम्स यहाँ पे। आपने कोड में कहीं पे इशू किया है, शुरुआत से चेक करो, 8 ही आएगा ये चेंज हो ही नहीं सकता। एक बार आप रन ऑल करके देख लो। तो आपने कोड में कहीं पे गलती की हुई है, एक बार पूरा कोड दोबारा चेक करो। और प्रिंटर स्प्लिट के साथ हमारा जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है।
हैं? कहीं ना कहीं पे पक्का गलती है, बिना गलती के हो ही नहीं सकता ये। मतलब ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है ना कि हर एक के लिए अलग अलग आएगा। सेम डेटा सेट पे सेम काम कर रहे हैं तो सबके लिए एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। और जो मेरे को लग रहा है आपने गलती करी है वो आपने गलती करी होगी यहाँ पे। इन दो कोड को अच्छे से चेक करो। एक मिनट, टाइटेनियम वाले डेटा सेट पे काम कर रहे हो? टाइटेनियम में तो 23 कॉलम्स टोटल नहीं है। रेक्टेंगुलर टोटल कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम का टोटल है। 23 कैसे आ सकता है? दिखाओ क्या किया है आपने। अरे मैंने क्या बोला था, आपने इस वाले कोड में कहीं पे गलती है। हम डेटा के ऊपर काम करेंगे ना। वही तो। अब आ गए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? समझ आया इतना? ठीक है। अब हमारे पास ना एक थोड़ा सा साइड काम आता है। मतलब वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा मॉडल की ट्रेनिंग है। ये डेटा हमारा प्रिपेयर हो गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मॉडल की ट्रेनिंग। बट एक थोड़ा सा ना साइड स्टेप बताऊंगा। ठीक है। ये आपको एक अच्छा मतलब मॉडल की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से आप करवा पाओ, एक्यूरेसी पहली बार में बहुत अच्छी आ जाए, उसके लिए एक थोड़ा सा लाइक टिप टाइप मान लो इसे। ठीक है। जो हमारा डेटा है ना उसके ऊपर हमेशा ट्रेनिंग से पहले, जब हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया उसके बाद एक ना हीट मैप बना लिया करो। हीट मैप। हीट मैप पता है क्या होता है? हीट मैप का आइडिया दो। हीट मैप इज बेसिकली कि भाई मेरे जो कॉलम्स हैं वो आपस में कितना रिलेटेड है, उसका एक ग्राफ होता है। ठीक है। जो मेरे कॉलम्स हैं, जो यहाँ पे मेरे कॉलम्स आ गए ना, वो आपस में कितना रिलेटेड है उसका एक ग्राफ होता है। ठीक है। अब ये ग्राफ मेरे को बताता क्या है कि भाई मान लो जैसे सर्वाइवल और जेंडर का कॉलम था, वो हमने पिछली बार जब इंटेंशनल में किया था तब भी देखा था काफी ज्यादा रिलेटेड थे, है ना? तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि कॉलम जितने ज्यादा रिलेटेड हैं वो उतने ज्यादा अच्छे रहते हैं हमारे लिए। ठीक है। बट हमारे प्रॉब्लम कहाँ पे कॉज होती है, जब मेरा जो ट्रेनिंग का डेटा है, मतलब जो एक्स वाला डेटा है जिसके बेसिस में प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसके अंदर कोई दो कॉलम आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड निकल जाते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? उसके अंदर मेरे कोई दो कॉलम आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड निकल जाते हैं। ठीक है। तो मेरे पास इश्यू कॉज होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास सर्वाइव उठाया था मैंने सिर्फ, एक मिनट, हाँ, इसमें से सर्वाइव उठा के मैंने एक्स लिया था। अब इसके अंदर जैसे पैसेंजर क्लास है और फेयर है, काफी ज्यादा रिलेटेड होंगे। जितनी हायर क्लास उतना हायर फेयर, है ना? तो ये मेरे को ना कई सारे मॉडल के अंदर इश्यू कॉज कर सकता है। मैंने बताया मॉडल भी अलग अलग करेंगे हम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एक एसवीएम करके मॉडल भी होता है हमारे पास। वो अलग अलग मॉडल्स है ना, हर एक मॉडल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो मेरे को ना एक हीट मैप हमेशा मेरे पास साथ में रहना चाहिए, जिससे मैं ना जिस भी मॉडल के ऊपर वर्क कर रहा हूं मैं डिफाइन कर पाऊं कौन से कॉलम्स उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। कौन से कॉलम्स उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए ना मैं एक सिंपल सा हीट मैप ड्रॉ करता हूं। ठीक है।
हाँ जी, तो हम चलते हैं, हीट मैप बनाते हैं, ठीक है। अब हीट मैप जैसे जो एडवांस प्लॉटिंग होती है वो हमारी नॉर्मल मैट्रोलिब से नहीं हो सकती, तो हमने ऊपर सीबॉर्न भी इंपोर्ट कर रखा है, राइट। तो हम सीबॉर्न से करेंगे उसे, ठीक है। डेटा मेरे पास ये वाला हम यूज करेंगे, जो ये डेटा इंकोडेड था, ठीक है, इसको यूज करूंगा मैं, ठीक है। इसको यूज करके आई विल डू हीट मैपिंग, ठीक है, हीट मैप बनाऊंगा। तो आई विल डू plt डॉट फिगर को साइज देना है मुझे, फिग साइज होता है, फिग साइज, लेट्स से आई विल गिव 10,8, ठीक है। हाँ ठीक है। डेटा के कोरिलेशन की बात करेंगे, सीमा, ठीक है। पोजीशन का फिट मैप बना दिया, plt डॉट टाइटल होगा, क्या कहाँ पे क्या आ रहा है, एनोट। देखो एनोटेट का बेसिकली मतलब तो वो होता है कि भाई मैं कुछ भी जैसे पीडीएफ के ऊपर मार्किंग करता हूँ ना, तो उसे एनोटेशन कहते हैं। तो हमें क्या आ रहा है अब मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, तुम्हें लिखना है ना, आएगा थोड़ा ना, क्या बोल रहे हो। हाँ, तुम इस ब्रैकेट के अंदर कुछ डाल रहे हो क्या। तो अपने आप कैसे, अच्छा एआई थे। मैं एआई वाले को रहने दो अभी, एआई वाले पे मत जाओ। देखो ये होता है हमारा हीट मैप, अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है। कोड करो पहले।
एरर है, कुछ ना कुछ हमने गलत लिखा होगा तभी एरर है, ऐसे ही एरर नहीं आएगा। मेरे को ना 1 मिनट देना, मैं एक चीज वेरीफाई करनी है बस मेरे को। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ना कोड द्वारा। इसके ऊपर किया हुआ है हमने। नहीं स्केलर नहीं, मैं कुछ और देखा, मैं डेटा देख रहा था, हमने मैंने जो हमारे कोड्स हैं वो किसके ऊपर है, वो दूसरे के ऊपर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर देंगे, ये कर लो। देख लो कोड, देख लो, कर लो कोड, देख लो, कर लो। डन, बन गया। मैं आप एक्सप्लेन करूं और जो डायग्राम आया वो एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो देखो ये आया मेरे पास कोरिलेशन हीट मैप। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। दिस इज माय कोरिलेशन हीट मैप। ठीक है, अब इससे मेरे को पता क्या लग रहा है कि भाई मेरे ना कलर जाते हैं ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू का मतलब होता है कि भाई ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ब्लू का मतलब होता है जहां जहां पे ब्लू कलर है ना, वहां पे उसका मतलब है कि भाई ये दो कॉलम आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। और जहां जहां पे रेड है उसका मतलब होता है ये कॉलम आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तभी आप नोटिस करोगे कि जो बीच वाली लाइन है, सेंटर लाइन जा रही है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, जो लाइन जा रही है वो पूरी रेड है, ये बीच में पूरी लाइन रेड होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि पहला कॉलम देखो सर्वाइव और नीचे भी सर्वाइव, तो जब कॉलम का कॉलम ही सेम है तो आपस में तो 100% रिलेटेड होंगे वो। जब कॉलम ही सेम है तो आपस में 100% रिलेटेड होंगे, एक कॉलम तो आपस में 100% रिलेटेड ही होगा। तो इसलिए बीच वाली लाइन हमेशा पूरी रेड आती है, ये आप किसी भी डेटा सेट पे करोगे, बीच वाली लाइन हमेशा पूरी रेड आएगी, बीच वाली लाइन हमेशा पूरी रेड आएगी। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें देखना है कि और बाकी जो कॉलम्स है वो आपस में कितना रिलेटेड है। ठीक है, ब्लू वालों का मतलब होता है बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो क्या, हाँ बाकी यहाँ पे स्केल भी है ना, देख लो। ब्लू सबसे नीचे है 0.4 के आसपास, मतलब 40% रिलेशन है, रेड का मतलब 100% रिलेटेड है। नहीं समझ आया? आ गया ना। हाँ, तो देखो अब जो मेरे आपस वाले मतलब बीच वाली डायगोनल लाइन है उसके अलावा अगर मैं देखूं तो भाई एडल्ट मेल और अच्छा ये तो ठीक है, ये तो कॉलम हो गई। हाँ ये भी रिलेटेड होंगे ही कि भाई एडल्ट मेल है या फिर नहीं है, और जो पर्सन है उसका जेंडर मेल है या नहीं है, वो भी आपस में रिलेटेड होंगे ही। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा देता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अलोन और मेल वाला काफी अच्छा वो है कॉम्बिनेशन, अलोन के साथ। अच्छा ये हाँ ठीक है, ये और ये, तो अलोन वाला और एडल्ट मेल वाला, कि भाई एक पर्सन जो मेल है वो अलोन आया है, मतलब अकेला आया है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है। कोरिलेशन देख रहे हो, समझ आ रहा है मैं कैसे रीड कर पा रहा हूँ ये चीज, कि भाई अगर एक मेल एडल्ट मेल आ रहा है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो अकेला आया है। समझ पा रहे हो कैसे देखा मैंने चीज है? मैं कह रहा हूं कि अगर एक मेल है एडल्ट मेल तो वो मोस्ट प्रोबेबली अकेला आया है। कल लाइट नहीं रेड की तरफ है ना, अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ, अलोन,
लास्ट सेकेंड, ऑलमोस्ट रेड हो रहा है ना, मतलब पिंक सा, ब्लू सा, सा ऑरेंज और इस टाइप सा, मतलब ब्लू से काफी, मतलब रेड की तरफ ज्यादा शेड है। हाँ 0.4 समथिंग देख सकते हो आप, 0.4 0.6 के आसपास का है, तो रिलेशन अच्छा खासा है। तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर एक एडल्ट मेल आया है वो अकेला आया है। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे बीच में ये दिख रहे हैं, है ना, कि भाई देखो सिबलिंग स्पाउसेस और पेरेंट चिल्ड्रन वाले में रिलेशन है कि अगर कोई पर्सन अपने सिबलिंग या स्पाउस के साथ आया है तो देयर इज वेरी हाई चांस कि वो अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रन को भी लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को रिलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है सर्वाइव्ड और फेयर में, बढ़िया पॉइंट। सर्वाइव्ड और फेयर में यहाँ पे इस वाले बॉक्स को मैं देख रहा हूँ, इस वाले बॉक्स की ओर मैं बात कर रहा हूँ। तो फेयर मतलब कितना उसने पे किया और सर्वाइव कर पाया नहीं कर पाया, इसमें रिलेशन है। अभी कैसा क्या रिलेशन है वो नहीं पता हमें, रिलेशन है। ठीक है, और सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला बॉक्स मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वो दिख रहा है, अच्छा ये भी सर्वाइवल फेयर का ही है, ठीक है। बाकी तो बहुत ज्यादा लाइट है, तो उनसे कुछ भी रिलेशन निकाल पाने का पॉइंट नहीं बनता है। रेड वाले तो वो तो सिमिलर ही है ना, तो बेसिकली सेम चीज है। जो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये वाले बहुत ज्यादा रेड आ रखे हैं, ये इस वजह से क्योंकि एडल्ट मेल और सेक्स मेल इन दोनों के बीच का रिलेशन है। एडल्ट मेल मेल होगा जब सेक्स मेल भी तो मेल ही होगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा ना वो भी। हाँ लगभग रेडी है, तो वो तो बनता ही है ना, दोनों जेंडर ही बता रहे हैं बेसिकली। जो ये मेरा एडल्ट मेल है वो बता रहा है कि भाई मेल है या नहीं है, और जो सेक्स मेल है वो भी बता रहा है मेल है या नहीं है, तो वो भी सेम ही होंगे, तो उनको भी देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मेरे को दो तीन चीजें इससे पता लगी कि भाई सिबलिंग स्पाउसेस और पेरेंट आर्क में काफी जगह का रिलेशन है। हाँ, और जो दूसरा मैंने देखा था ये पेयर एंड सर्वाइव में अच्छा खासा रिलेशन है। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया, क्लियर है। ये था मेरा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब ये ना मैं टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे कराया था, तो हम टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं सकते हैं, काफी वेग सा डेटा सेट होता है वो। ठीक है, हम काफी डीपर डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रुक रहे हैं। जो बताता रहा हूँ, जो एसएनएस की डेटा सेट है वो प्लॉटिंग के हिसाब से बने हुए हैं, मशीन लर्निंग के हिसाब से नहीं, तो हम शिफ्ट करेंगे किसी और पे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो डेटा गैदरिंग वाला पार्ट और डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है आज। ठीक है, कल से हमारा हम वो शुरू कर देंगे, व्हाट वी से, मॉडल्स को, अलग अलग मॉडल शुरू कर देंगे। सॉरी, पिंक का है, पिंक कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? पिंक तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम देख लो ना, किसी बॉक्स के नीचे देख लो कौन सा है, और साइड में देख लो कौन सा है। सही है, कुछ क्या किया है तुमने? सारा है, लैपटॉप देना इधर, कोड क्या लिखा तुमने? हाँ तुमने यहाँ पे गलती करी हुई है, तुमने इस वाले कोड में गलती कर रखी है नीतीश, ये लो, तुमने इस वाले कोड में गलती कर रखी है, ऊपर वापस दे दो। ये जो ये वाला कोड है ना, डेटा इक्वल टू डी डॉट ड्रॉप में, यहाँ पे तुमने क्लास नहीं लिखा हुआ। हाँ मैं अपने क्लास नहीं लिखा, वहां पे क्लास लिख के रन ऑल कर देना ऊपर से। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल नहीं मतलब ट्यूसडे को मिलते हैं। ट्यूसडे को हम मॉडल्स के ऊपर शुरू करेंगे, मॉडल की ट्रेनिंग से शुरू करेंगे।
ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, जितना भी अभी तक हमने किया, चीजें समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? काफी सिंपल ही है, क्योंकि अब आगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली चीजें हैं। सॉरी, अरे गाइस चांस, वो तो सेम होंगे ना। इसके बाद कुछ नहीं, बस मैंने ये वाले रिलेशन देखे थे, सिबलिंग, स्पाउस और पेरेंट आर, ये थे। हाँ, हमने डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया है, रिलेशंस देखना सीख लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना, कल चलेंगे आगे। चलो ठीक है, थैंक यू।